नमस्कार दोस्तों, जब आप किसी चीज को ज्यादा मजबूती के साथ पकड़ने के लिए मुट्ठी भींचने की कोशिश करते हैं तो वो चीज आपके हाथ से फिसलने लगती है। जब आप किसी लकड़ी को पानी में डुबोने की कोशिश करते हैं तो वो लकड़ी भी पानी की सतह पर तैरने लगती है। सत्ता का सच भी यही है। मौजूदा सत्ताधारी जितनी ज्यादा मजबूती से सत्ता को अपनी मुट्ठी में जकड़ना चाहती है, सत्ता उतनी ही तेजी से उनके हाथों से फिसलती नजर आ रही है। सत्ता तमाम मुद्दों को अपने एजेंडे के साथ पीछे और विपक्ष को जितना गहरा दफन करना चाहती है, तमाम मुद्दे उन पर सवार विपक्ष उतना ही ऊपर तैरता नजर आ रहा है। लेकिन मौजूदा सत्ता की मुश्किलें इस बार विपक्षियों से ज्यादा उसके अपने हैं। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी के अपने ही उनके इर्द गिर्द के करीबी ही मोदी की विदाई के लिए कारपेट तैयार करने में जुटे हैं। कहीं ये काम अनजाने में हो रहा है तो कहीं पूरी योजना के साथ। वो सारे अंदेशे बताऊंगा जो नरेंद्र मोदी की सत्ता की विदाई की भूमिका तैयार करने में जुटे हुए हैं। इन बातों की खबर, उन अंदेशों का एहसास प्रधानमंत्री मोदी को भी है, इसीलिए उनकी बेचैनी भी सामने आने लगी है। प्रधानमंत्री की उन बेचैनियों को भी आपको बताएंगे। इन बातों में मोदी के चाणक्य से लेकर उनका वो मातृ संगठन भी शामिल है जिसके वो कभी प्रचारक रहे हैं। इन सारे एंगल पर बात करने के लिए मैंने अपने वीडियो को 3 सीरीज में बांटा है। वैसे भी आजकल ओटीटी की सीरीज का दौर है, तो दोस्तों आप मेरी इन तीनों सीरीज को अंत तक जरूर देखिए ताकि आप समझ सकें कि कैसे तैयार हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी की विदाई का कारपेट, और इस बेचैनी में प्रधानमंत्री मोदी कैसे किन किन पर निशाना साध रहे हैं। आज की पहली सीरीज के अहम किरदार तो वही हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी की बैसाखी वाली सरकार के सामने सबसे बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। प्रधानमंत्री के चाणक्य अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह का बाबा साहब अंबेडकर को लेकर राज्यसभा में दिया बयान तो अब सब जानते ही हैं, लेकिन उस बयान के बाद पूरे देश में संसद से लेकर सड़क तक जो हंगामा मचा हुआ है उसे बढ़ाने के पीछे भी अमित शाह ही हैं। 18 दिसंबर को अमित शाह ने बाबा साहब अंबेडकर को लेकर जो बोला उस पर उन्हें सफाई और माफी का भी एक मौका मिला था, लेकिन उसे भी उन्होंने कांग्रेस को गाली देने में गवा दिया। प्रधानमंत्री मोदी को भी लगा कि हमेशा की तरह कांग्रेस को कोसकर लोगों को भरमाया जा सकता है, लेकिन शायद पहली बार नरेंद्र मोदी ने किसी के बचाव में ताबड़तोड़ आधा दर्जन ट्वीट कर डाले। आखिर बात उनके चाणक्य की थी। इस बार मुश्किल में वो महारथी घिरा था जो अभी तक मोदी के दुश्मनों को मुश्किल में डालता रहता था, लेकिन इन सारे पैतरों से कुछ भी काम नहीं बना। और इसी दबाव में सत्ता की बेचैनी की सबसे शर्मनाक तस्वीर भी आप सब ने पिछले दिनों संसद में देखी। एक ओर सत्ता के पास ताकत का उन्माद तो दूसरी ओर विपक्ष के पास मुद्दों का आवेश, लेकिन इसका जो नतीजा सामने आया वो संसद, लोकतंत्र और पूरे देश को शर्मसार कर गया और बात पूरी तरह हाथ से निकल गई। सत्ता को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जितनी मजबूती से उसे पकड़ना चाहा वो उतनी ही तेजी से उनके हाथ से फिसलने लगी। संसद में धक्का मुक्की, सांसदों का जख्मी होना, ये सारे दाग आखिर तो सत्ता के दामन पर आने ही हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने इसके लिए अपने चिर परिचित राजनीतिक दुश्मन को भी चुन लिया। सरकार के निशाने पर सिर्फ एक ही शख्स है जिसका नाम है राहुल गांधी। इस एक नाम ने सत्ता की पूरी कैफियत सामने ला दी है। सत्ता का डर और बेचैनी सब कुछ, क्योंकि इस नाम के साथ ही समाज के हाशिए पर पड़ा है वो वर्ग और वो मुद्दे भी सामने आ गए जो सत्ता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं। ये चुनौती सिर्फ सरकार तक सीमित भी नहीं है, बल्कि सरकार की विचारधारा जहां से निकली है उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी सवाल खड़े करती है। प्रधानमंत्री मोदी विचारधारा की इस लड़ाई में राहुल गांधी के मुद्दों के आगे सत्ता गंवाते गंवाते बचे हैं। अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू और
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू अपनी पार्टी टीडीपी की बैसाखी मोदी जी को ना थमाते तो इस बार उनका प्रधानमंत्री बनना मुश्किल था और बीजेपी की सत्ता भी असंभव थी। बैसाखी वाली सरकार का डर हर कोई समझता है। इस डर के साथ जब सामने बीजेपी के बराबर का ही विपक्षी गठबंधन इंडिया खड़ा हो तो सत्ता की परेशानी और बढ़ जाती है। ऐसे में मोदी के चाणक्य ने ही सेल्फ गोल कर दिया। उसमें मोदी सत्ता को शायद बचाव का कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है। संसद के भीतर तो विपक्ष का आरोप है कि पीठासीन अधिकारी उन्हें नियम कायदों के नाम पर दरकिनार कर देते हैं, सरकार के लिए ढाल बने नजर आते हैं, विपक्ष के मुद्दे ही उठने नहीं देते, हर बड़े मुद्दे को डाइवर्ट करके कहीं और ही पहुंचा दिया जाता है। लेकिन अमित शाह ने जो बयान दिया है उसने खुद ब खुद विपक्ष को एक बड़ा हथियार थमा दिया और अब उसे भी डाइवर्ट करने के चक्कर में बात कहीं दूर तक निकल गई है। इस सीरीज में मोदी को मुश्किल में डालने वाले किरदार अगर अमित शाह हैं तो बचाव के लिए बेचैनी में किए गए पलटवार के निशाने पर राहुल गांधी हैं। लेकिन एक बार फिर निशाने पर आते ही राहुल गांधी ने बात फिर वही पहुंचा दी जहां से बचने के लिए सत्ता यहां तक पहुंची थी। इस बात को आप उसी शख्स के तेवर से ज्यादा ढंग से समझ सकते हैं जिसके चारों ओर शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है। सुनिए कि राहुल गांधी अब भी किस तरह सत्ता को चुनौती दे रहे हैं और अपने मुद्दों पर अटल हैं। इन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया है, उसकी अपॉलॉजी होनी चाहिए और रिजाइन करना चाहिए होम मिनिस्टर को। और जो मेन मुद्दा है जिसको ये मिटाना चाह रहे हैं, घुमाना चाह रहे हैं, मेन मुद्दा है कि नरेंद्र मोदी जी के मित्र अदानी जी के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स में केस है, उनको वहां इंडाइट किया गया है और अदानी जी को नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान बेच रहे हैं। यह मेन मुद्दा है और इसकी डिस्कशन ये लोग नहीं चाहते हैं। सरकार की मुश्किल यही है कि जिन बातों को सत्ता सुनना तक नहीं चाहती उन बातों को राहुल गांधी एक पल के लिए भी छोड़ना नहीं चाहते। पिछली मोदी सरकार में तो उनकी सदस्यता तक चली गई थी, इसके लिए क्या क्या तिकड़म लगाई गई थी ये भी सब जानते हैं और कैसे सुप्रीम कोर्ट के जरिए राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हुई ये भी सबने देखा। इस लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी एक नहीं 2 सीटों से चुनकर आए हैं, यानी राहुल गांधी अब दूनी ताकत के साथ संसद में मौजूद हैं क्योंकि उनकी दूसरी सीट से बहन प्रियंका लोकसभा में सत्ता को चुनौती देने के लिए मौजूद है। ऐसे में राहुल गांधी की नागरिकता से लेकर अब ये ताजा मामला अब तक पूरे 25 केस हो चुके हैं। इस पर मैं अपने एक अलग वीडियो में डिटेल से बात करूंगा। अभी तो मोदी सरकार के हाथों से सत्ता के फिसलने के अंदेशे और उस बेचैनी में चले जा रहे दाव को समझिए। अब चूंकि संसद में मोदी और उनकी सरकार को घेरने के लिए उनकी बहन प्रियंका भी सांसद के तौर पर मौजूद है, अब निशाने पर प्रियंका भी है। वायनाड का नतीजा तक आए एक जमाना हो गया है, लेकिन प्रियंका के नामांकन के खिलाफ केरल हाईकोर्ट में एक केस अब दाखिल किया गया है। केस करने वाली बीजेपी कैंडिडेट नव्या हरिदास हैं जो तीसरे नंबर पर आई थी। अब केस करने का मकसद भी आईने की तरह साफ हो गया है। राहुल की लीक पर प्रियंका भी डट गई हैं तो उन्हें उखाड़ने की नियत से सत्ता भी उसी लीक पर चल रही है जिस पर चलकर राहुल की सदस्यता एक बार ली जा चुकी है। लेकिन सत्ता के उस कदम का जनता ने क्या जवाब दिया है यह भी सबने देखा है। सुप्रीम कोर्ट ने तो राहुल की सदस्यता पहले ही बहाल कर दी थी। इस चुनाव में एक नहीं 2 सीट से राहुल गांधी जीते, दोनों जगह जीत का मार्जिन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत के मार्जिन से डबल। अब अगर किसी फर्जी तरीके से प्रियंका को फंसाने की कोशिश होती है तो जनता भी जवाब देगी और कांग्रेस ने भी अब कमर कस ली है क्योंकि प्रियंका के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वो अगर सच होते, बीजेपी के पास कोई सबूत होता तो उन्हें नामांकन पत्रों की जांच के वक्त ही पेश किया गया होता। हालांकि खबर है कि बीजेपी बड़े जोर शोर से सबूत जुटाने में जुट चुकी है क्योंकि जनवरी के दूसरे हफ्ते में केस की सुनवाई हो सकती है। कांग्रेस भी राहुल गांधी के मामले जैसी लापरवाही करने के मूड में बिल्कुल नहीं है।
अब तो कांग्रेस क्या पूरी दुनिया यह भी देख चुकी है कि कैसे एक हाईकोर्ट जज खुलेआम विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में सत्ता की विचारधारा का गुणगान कर रहे हैं। और एक हाईकोर्ट जज तो इस्तीफा देकर बीजेपी की टिकट से संसद पहुंच चुके हैं। दोस्तों, जब आप बेचैनी में जल्दबाजी में कोई कदम उठाते हैं तो उस कदम के गलत पड़ने का खतरा ज्यादा होता है। आप लड़खड़ा सकते हैं, गिर भी सकते हैं। राहुल गांधी को गुंडा कहते हुए गंभीर आरोप लगाने वाले आज तक कोई सबूत पेश नहीं कर पाए, जबकि करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद नई संसद में 360 डिग्री घूमने वाले सीसीटीवी तमाम लगाए गए, जो हाईटेक लैस सुविधाओं के साथ में हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी पर केस करने के बाद जब कोई वीडियो फुटेज सामने नहीं आई तो किसी को कोई खास हैरानी भी नहीं हुई होगी। अब सबूत जुटाने के लिए क्राइम ब्रांच सीन रिक्रिएट कर रही है, लेकिन कांग्रेस का आरोप यह है कि असल में फर्जी सबूत क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। हैरानी वाली बात तो वो भी है जिसकी तस्वीरें सामने आ गई। बीजेपी सांसद जिनकी जान लेने की कोशिश की बात कर रहे थे, उनकी तस्वीरें और प्रधानमंत्री मोदी से उनकी बात ने सारी पोल खोल के रख दी है। वो तस्वीरें भी बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के सोशल मीडिया के जरिए ही सामने आई, लेकिन बात यहां तक पहुंच गई तो इसकी वजह है। वजह वही है जो राहुल गांधी और कांग्रेस कह रही है, असल मुद्दे से ध्यान भटकाना। गृहमंत्री अमित शाह के बयान से आई मुसीबत से किसी भी तरह बाहर निकलना और इस भटकाने की कोशिश की वजह से सत्ता के तेजी से फिसलने का अंदेशा, क्योंकि अमित शाह का राज्यसभा में दिया गया बयान अब बदला तो नहीं जा सकता। राहुल गांधी समेत पूरा इंडिया गठबंधन अमित शाह के इस्तीफे और बर्खास्तगी की मांग कर रहा है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाकर जिस वर्ग की बात विपक्ष कर रहा है उसे बीजेपी ने बड़े जतन से साधा है। मोदी राज में दलितों के वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी ने गैर जाटव दलितों में घुसपैठ की। सत्ता के लिए संघ की ब्राह्मणवादी सोच को भी पीछे छोड़ दिया, क्योंकि बगैर दलित और पिछड़ों के बीजेपी कभी सत्ता में आ ही नहीं सकती। इस लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भी बीजेपी के कुछ नेताओं ने ही अपने बयानों से यह साफ कर दिया था कि दलितों और पिछड़ों को लेकर बीजेपी का रुख सिर्फ सत्ता हासिल करने के खातिर ही है। और जैसे ही बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आएगी, उसकी पहली गाज संविधान संशोधन के जरिए दलित और पिछड़ों पर ही गिरेगी। उस वक्त से बने माहौल को प्रधानमंत्री मोदी अभी थामने की कोशिश ही कर रहे थे कि अमित शाह ने जाने अनजाने में जो कह दिया वो बीजेपी और संघ के मन की बात है, क्योंकि संघ की शुरुआत ही ब्राह्मणवाद और मनुस्मृति के सिद्धांतों पर हुई है और बाबा साहब अंबेडकर ने उसी सोच के खिलाफ हिंदू धर्म तक छोड़ दिया था। बाबा साहब ने तो अंग्रेजों से दलित को अल्पसंख्यक वर्ग में रखने की बात तक कही थी। ऐसे में जब अमित शाह अंबेडकर का नाम लेकर भगवान और स्वर्ग की बात करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि पूरे देश में दलित वर्ग की प्रतिक्रिया क्या हो सकती है। वो प्रतिक्रिया देश के अलग अलग हिस्सों में सड़कों पर दिखाई भी दे रही है। इन हालात के बाद प्रधानमंत्री मोदी और पूरी बीजेपी को अगर अपनी सत्ता डगमगाती नजर आ रही है तो ये अंदेशा गलत भी नहीं है। और इन हालात से निपटने के लिए सत्ता ने जो रास्ता चुना उसने स्थिति को खराब कर दिया। सत्ता और खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी की यह स्टाइल है कि कांग्रेस के आरोप पर अपना पक्ष रखने की बजाय उसी मुद्दे पर दोगुनी चारगुनी ताकत से कांग्रेस पर हल्ला बोल दो। इसी स्टाइल में प्रधानमंत्री मोदी और पूरी बीजेपी लगातार 11 साल से सत्ता में रहने के बाद भी कांग्रेस की 50 साल और 75 साल पुरानी सरकारों पर लगातार निशाना साधती रहती है। नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी पर हमले करती रहती है, जिसका कोई तुक अब समझ नहीं आता। उल्टे अब लोग मजाक बनाने लगे हैं और अपनी किसी भी मामूली गलती पर नेहरू जिम्मेदार कहकर मजे लेते हैं।
इसी शैली में अमित शाह ने माफी मांगने की जगह कांग्रेस को गाली दी। प्रधानमंत्री मोदी ने अमित शाह के बचाव में कांग्रेस को घेरा और संसद का पूरा घटनाक्रम और केस हो गया। लेकिन इस बार हो हल्ले में बात दबने की जगह ज्यादा तेजी से ज्यादा बुरे तरीके से बढ़ गई और पहले से ही मुश्किल में घिरी सरकार और ज्यादा मुश्किल में नजर आने लगी। मोदी सत्ता के सामने उनके अपने चहेते अमित शाह की वजह से खड़ी यह मुसीबत अकेली नहीं है। इस मुसीबत के दो और पहलुओं पर मैं कल और परसों चर्चा करूंगा। इस सीरीज के दूसरे और तीसरे हिस्से में उम्मीद है कि सिलसिलेवार ये पूरी तस्वीर आप बेहतर समझ पाएंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ताकि आप तक वो हर खबर पहुंचे जो बाकी चैनल शायद नहीं दिखाते। नमस्कार।